पहली बात तो मैं मैम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैम ने जिस शिद्दत और लगन से बच्चों को ट्रेनिंग करवाती हैं और हम लोगों को एक मौका दिया, बोलने का मंच दिया और बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट करना और उनके अंदर व्यक्तित्व का विकास करवाना बहुत शिद्दत से करती हैं। इसलिए मैम को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद और एक शायरी भी लिख दी है। बोलते हैं कि पथ से भटके हुए राही को मार्ग दिखाने वाली मार्गदाता हो आप, कि पथ से भटके हुए राही को मार्ग दिखाने वाली मार्गदाता हो आप, बिखरे हुए भविष्य को संभालने वाली ज्ञानदाता हो आप, कि बिखरे हुए भविष्य को संभालने वाली ज्ञानदाता हो आप। मैं चंद लाइनों से अपना अभिवादन व्यक्त करता हूँ कि हमारे देश और घर का संस्कार है, कि हमारे देश और घर का संस्कार है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और नमस्कार है। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम नीरज कुमार नसगिल है। मैं रीवा से बिलोंग करता हूँ और इलाहाबाद से भी बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरा घर जो है यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है एमपी में ही, पर मेरा उठना बैठना यूपी में ही रहता है और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो यूपी से ही हुई है। इसलिए मेरा जो घर है यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है। आज मैं प्रेजेंटेट करने जा रहा हूँ ह्यूमन वैल्यू, मानवीय मूल्य क्या होते हैं। क्योंकि आज की ज़िंदगी जो है मानव इंसान की बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, जिसमें इंसान को समय नहीं मिलता अपने आप में सोचने और समझने को। तो इसलिए अपने मूल्य को इंसान खोते जा रहा है, भूलते जा रहा है कि मेरी वैल्यू क्या है। मानव मूल्य के दो विशेष मूल्य हैं। पहला है नैतिकता, दूसरा है नीति शास्त्र। नैतिकता में क्या है कि नैतिकता एक वैल्यू है जो हमें हमेशा हर क्षण, हर मोड़ पर, हर स्थिति में हमें बताता है कि हमारे लिए क्या सही और क्या नहीं, क्या गलत है। ज़िंदगी में ऐसे क्षण आते रहते हैं जब हमें कोई एक ही निर्णय लेना होता है, पर हमारे पास विकल्प कई होता है, सभी सही होता है, पर ना चाहते हुए भी हमें एक का चुनाव करना पड़ता है। अक्सर हमें इसे कुछ इस तरह से कह देते हैं कि दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और, क्योंकि नैतिकता अपनी अंतरात्मा की आवाज़ होती है और नीति शास्त्र में समाज की बात होती है, एथिकल और मोरलिटी की। आइए हम एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में जा रहे हैं पैदल, और रास्ते में कोई बड़ा सा पत्थर है और आप ये जानते हैं कि इस पत्थर से किसी को नुकसान हो सकता है, हमको भी हो सकता है, गिर सकते हैं, लग जाएगा, गाड़ी बाइक या अन्य साधन एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी। तो आपकी अंतरात्मा कहती है कि इसको हटा दें और नीति शास्त्र कहता है कि छोड़ो, हमसे क्या लेना देना दूसरे से, होगा जो होगा, मैं तो जा रहा हूँ। तो यही नैतिकता में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ होती है और नीति शास्त्र में समाज की बात होती है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, समाज से है। मान लीजिए कि आप एक लड़की हैं और आप एक गांव में रह रहे हैं जहां समाज बहुत शक्तिशाली है। समाज शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि उसके नियम, कानून, रीत रिवाज, परंपरा आदि से आप बंधे हुए हैं। हालांकि वो बाध्यकारी नहीं है, आप इस सब को नकार भी सकते हैं, झुठला भी सकते हैं, आप अपना अलग रास्ता चुन सकते हैं, लेकिन आपके लिए करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ढेरों ऐसे फैक्टर काम करता है जो आपको समाज के दायरे में रहने को बाध्य करता है, जैसे कि इज्जत और प्रतिष्ठा। तो मान लीजिए आप इसी तरह के एक समाज की लड़की हैं, आपकी हाल ही में शादी हुई है, आप हमेशा एक लड़कों को पसंद करते थे और चाहते थे कि उसी से शादी हो, पर इसी समाज की वजह से आप उस समय ये निर्णय नहीं ले पाए थे। इसी समाज की वजह से आपने ये स्वीकारा और मान लिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब यही मेरी ज़िंदगी है। पर 1-1.5 साल बाद ही आपको एहसास होने लगा कि आपके लाइफ पार्टनर के रूप में वो लड़का अच्छा नहीं है। आप इस लड़के के साथ रहकर वो कभी नहीं बन सकते जो आप अन्यथा बन सकते थे और जो आप डिजर्व भी करते थे। अब वो लड़का आपको हमेशा से पसंद था, वो
आपको कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, अब आप क्या कीजिएगा। अब आपका मन, आपकी अंतरात्मा कह रही है कि आपको उस लड़के के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और दूसरी तरफ समाज, उसके द्वारा स्थापित नियम कानून और प्रतिष्ठा आदि हैं। अब आप अंतर्द्वंद में फंस गए। एक तरफ आपके अपने मूल्य हैं और दूसरी तरफ सामाजिक मूल्य हैं। एक तरफ आप जानते हैं कि आपके लिए यही अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी जानते हैं कि इससे तथाकथित इज्जत प्रतिष्ठा का ह्रास होगा, एक दाग लग जाएगा, क्योंकि ये समाज और उसके द्वारा स्थापित नियम कायदे कानून अपनी मर्जी से अलग होने की इजाज़त नहीं देता है। आप यहाँ जो भी निर्णय ले गलत नहीं होगा, लेकिन आपको किसी न किसी एक पक्ष का त्याग करना ही पड़ेगा। अगर आप समाज को चुनते हैं तो आपको उसका त्याग करना पड़ेगा, और अगर आप उस लड़कों को चुनते हो तो समाज का त्याग करना पड़ सकता है, भले ही वो कुछ ही समय के लिए क्यों ना हो। जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुद्र की गहराई छूने की, किनारों पर तो बस ज़िंदगी की शुरुआत होती है। इसी शायरी के बाद मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आप एक दुकान में काम करते हैं और आपके पास एक परेशान सा आदमी आता है और आपसे जहर की पुड़िया मांगता है। आप उस आदमी को जानते भी हैं, क्योंकि वो आपके बगल वाले फ्लैट में ही रहता है, और आप रात में सुना भी था कि वो अपनी बीवी को कह रहा था कि वो कल आत्महत्या कर लेगा। अब आपको काम ही है सामान बेचना, इसलिए आप उसे जहर बेच देते हैं। आप इथिकली करेक्ट हैं, आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन आपको पता चला कि वो आपके दुकान के सामने ही जहर खाकर मर गया। अब आप चूँकि पहले से ही जानते थे वो ऐसा करने वाला है, तो आप उसे जहर नहीं दे सकते थे। अब आपको इसका पश्चाताप होता है। मोरली रॉन्ग हुए। इसी का उल्टा आप सोच लीजिए कि आप उसे वो जहर नहीं देते, क्योंकि आपकी अंतरात्मा भी यही कह रही है, तो आप मोरली तो करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन एथिकली रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि दुकान का कोड ऑफ कंडक्ट था कि अगर कोई सामान है तो आप उसे ज़रूर बेचेंगे। आप देख रहे हैं ना, एक पक्ष को अक्सर हमें छोड़ना ही पड़ता है। एथिकली और मोरली दोनों करेक्ट होना रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ क्षण ऐसे भी आ ही जाते हैं जहां हम एथिकली भी करेक्ट होते हैं और मोरली भी करेक्ट होते हैं। उदाहरण ये मान लीजिए कि मैम ही है। मैम का जैसे काम है पढ़ाना, इनका नैतिक जिम्मेदारी है पढ़ाना, और बच्चों का भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि पढ़ना, क्योंकि रूल ऑफ कंडक्ट भी यही कहता है। और बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो मैम की बात को नहीं मानते और नहीं पढ़ना चाहते, तो जाएंगे, अगर कहीं घूमेंगे होगा तो मैम का छवि खराब होगा, और इससे लोग कहेंगे कि इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सुने, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद। कि जो कभी कम ना हो लगाओ उसे प्रीत कहते हैं, कि जो कभी कम ना हो लगाओ उसे प्रीत कहते हैं, जो कभी न माने हार उसे जीत कहते हैं।